Hey guys, welcome to the academy and welcome to this very special session on C295 aircraft. आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि क्या है ये C29 एयरक्राफ्ट और क्या क्या इसमें हमारे लिए पढ़ने लायक चीजें हैं. हाउ यू गाइस डूइंग? कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू द क्लास गाइस. गुड इवनिंग. हेलो एवरीवन. लेट मी ओपन माय यूट्यूब क्विकली. ऑलराइट गाइस, चलिए तो शुरुआत करेंगे आज के इस लेक्चर की, जिसमें हम बात करने वाले हैं C295 एयरक्राफ्ट की. तो अभी रिसेंटली आप लोगों ने शायद सुना होगा कि C295 एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाला है. प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली इसके बारे में उद्घाटन किया है. तो ये C295 एयरक्राफ्ट का मतलब क्या होता है, इसका क्या रेलेवेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे देश के लिए, वो आज हम इस क्लास में समझने वाले हैं. हाय पद्मजा, हाय रैंडम, वेलकम टू द क्लास. तो यू कैन नाउ सी दिस एयरक्राफ्ट बाय द भारतीय वायुसेना, है ना, इंडियन एयरफोर्स का ये आप एयरक्राफ्ट देख रहे हो. दिस इज द C295 एयरक्राफ्ट. अब ये C295 एयरक्राफ्ट पॉसिबली बिकॉज ऑफ इट्स डायमेंशन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये आखिर में कितना बड़ा है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस कि दिस इज एक्सट्रीमली बिग, है ना. तो C295 है क्या आखिर में? ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है. ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्या होता है? देखो, हमारी इंडियन एयरफोर्स के बाद कई तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं. वी हैव डिफेंस एयरक्राफ्ट, वी हैव अटैक एयरक्राफ्ट, वी हैव ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इसमें काम क्या होता है? इट्स नॉट यूज फॉर डिफेंस पर्पसेस और ऑफेंस पर्पसेस. हम इसलिए ना तो किसी से अटैक करते हैं, ना अटैक के बाद अपने बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एयरक्राफ्ट का यूज करते हैं. सो व्हाई डू वी यूज दिस एयरक्राफ्ट? वी यूज दिस एयरक्राफ्ट टू ट्रांसपोर्ट पीपल, ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब जब भी हमारा युद्ध होता है, या देखो, इंडियन एयरफोर्स के दो ही पर्पस हैं, है ना. एक तो वो देश को प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनिमीज से, और एक वो प्रोटेक्ट करती है नेचुरल एनिमीज से. इसका मतलब होता है कि एक तो प्राकृतिक आपदा के समय इंडियन एयरफोर्स काम आती है हमको, और साथ ही में जब दुश्मन हमारे पास आता है या दुश्मन पे हमको अटैक करना होता है, तब हमारे पास इंडियन एयरफोर्स हमारे काम आती है. तो अब ऐसे में हमको ये समझना चाहिए कि अ लॉट ऑफ टाइम वी मे नीड टू transport a lot of things. Now that we know that not a lot of war happen in India, तो ट्रांसपोर्टेशन बड़ा रेलेवेंट फंक्शन हो जाता है इंडियन एयरफोर्स का, क्योंकि स्पेशली आज हम इंडियन एयरफोर्स का फंक्शन काफी सारी जगह पर आपदा प्रबंधन में देखते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में देखते हैं. आज मिशन 35+ जब होगा रात को 10:30 बजे, तो हम टारगेट जी के बारे में बात करेंगे, विच इज एसेंशियली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मल्टी हजार्ड ग्लोबल वार्निंग सिस्टम, जिसमें हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, सेंडाई फ्रेमवर्क, इन सारी चीजों की बात करेंगे. तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी अगेन इंडियन एयरफोर्स की एक अहम भूमिका हो जाती है, और वहां पे हमको ये इस तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट काम आते हैं. तो देखो, पीएम ने इसकी फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे रखा है? तो C295 एयरक्राफ्ट की फाउंडेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी वडोदरा में. ये हमको पता होना चाहिए. और बड़ौदा में ये एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ मिलकर के हमने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने इसको किया हुआ है. ठीक है, तो दोनों ने मिलकर के इस फैसिलिटी को सेटअप किया है. अब आपको पता होना चाहिए कि हमने ये जो एयरक्राफ्ट लिया है, वी हैव टेकन इट फ्रॉम स्पेन. पिछले साल भी हमने मिशन में पढ़ा था C295 एयरक्राफ्ट के बारे में, जब इसको स्पेन से लिया गया था, है ना. तो स्पेन से वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ एयरक्राफ्ट इन फ्लाई अवे कंडीशन. कई सारे स्पेन ने मैन्युफैक्चर करे थे, और कई सारे ये बात हुई थी हमारी उस डील में कि बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट होंगे वो भारत में मैन्युफैक्चर होंगे. तो सवाल दूसरा ये था कि जब ये एयरक्राफ्ट भारत में मैन्युफैक्चर होंगे, तो इसको क्या कोई भारतीय कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, या फिर भारतीय कंपनी के अलावा इसको कोई विदेशी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी? तो एयरबस जो इसकी स्पेन में निर्माता है, उसने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, तो टाटा की एक कंपनी के साथ मिलकर के बात की, और अब बड़ौदा में वो लोग मिलकर के एक ये एयरक्राफ्ट की फैसिलिटी को करेंगे. ओके, हाय रैंडम, शाउट आउट टू यू. ओके, तो ये भारत में पहली बार होगा कि हमारी एक प्राइवेट कंपनी पूरा एयरक्राफ्ट बनाएगी. तो इसका क्या मतलब हुआ कि आज तक हमारी किसी कंपनी ने एयरक्राफ्ट नहीं बनाया? नहीं, हमारी कंपनीज ने एयरक्राफ्ट जरूर बनाया है, बट याद रखना कि किसी प्राइवेट कंपनी ने एयरक्राफ्ट नहीं बनाया. तो हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, HAL है, जिसने एयरक्राफ्ट बनाए. लेकिन अभी तक कोई प्राइवेट कंपनी आज तक एयरक्राफ्ट पूरी तरह से भारत में नहीं बना पाई थी. आपको एक और चीज पता होगी कि अगर हम विदेश में देखेंगे या पूरी दुनिया में देखेंगे, तो दो सबसे बड़े एयरक्राफ्ट निर्माता हमको देखने को मिलते हैं. एक होता है एयरबस, और दूसरा होता है बोइंग. तो बोइंग एंड एयरबस आर द टॉप 2 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दिस वर्ल्ड. लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में
जो बोइंग और एयरबस है, दे सोर्स अ लॉट ऑफ देयर मटेरियल फ्रॉम इंडिया, है ना, उनका बहुत सारा मटेरियल इंडिया से सोर्स होता है। हमारे इंडिया के एमएसएमई सेक्टर से कई सारा मटेरियल एयरक्राफ्ट में बनता है। तो बोइंग तो यहाँ तक कहता है कि हमारा एयरक्राफ्ट जो है पार्टली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है। क्यों है पार्टली डिजाइन एंड मेड इन इंडिया? क्योंकि इसका जो बहुत सारा रॉ मटेरियल है या फिर इसके बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो एमएसएमई भारत की दे रही है। लेकिन अभी हम एयरक्राफ्ट के पार्ट बना रहे थे अब तक, लेकिन अभी तक हमको बोइंग इज फ्रॉम यूएसए, यस। तो अभी तक हम पार्ट तो बना रहे थे, लेकिन पार्ट के अलावा वी हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट अ कंप्लीट एयरक्राफ्ट इन द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। बट अब ये पॉसिबल हो पाया है और टाटा अब इसको गुजरात में बनाने वाले हैं। ओके, यस। हाँ यार कार्तिक, मेरे घर के आसपास काफी क्रैकर्स हो रहे हैं, इसी कारण से हमारा सेशन थोड़ा डिले भी हो गया। This is a huge step forward for India in the global aircraft manufacturing domain. तो भारत के लिए बहुत बड़ी स्टेप है ग्लोबल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में। ऐसा क्यों है ना? द रीजन वाई दिस इज अ ह्यूज स्टेप फॉर इंडिया in the global aircraft manufacturing domain is now that we have learned and we have showcased our capacity on developing aircraft. We will be developing aircraft for our domestic uses, है ना? Now this is a transport aircraft, but we may in future be able to develop commercial aircraft. एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सट्रीमली क्लोज टू कमर्शियल एयरक्राफ्ट। अगर आप कभी कमर्शियल एयरक्राफ्ट में बैठोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हमारे जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी लगभग उनके जितने बड़े होते हैं। तो आज आने वाले समय में हो सकता है कि जिन एयरक्राफ्ट में बैठ करके आप सवारी करोगे, हो सकता है कि एक समय में वो इंडिया में बन रहे हो। और ठीक है, अच्छा रेंडर, और ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। साथ ही में अब हम C295 एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं। तो C295 एयरक्राफ्ट का ये कौन सा वर्जन होगा? ये MW वर्जन होगा। ये हमको पता होना चाहिए क्योंकि क्लैट की आदत है ना, क्लैट कई बार आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किया गया है। चारों ऑप्शन में C295 होगा और आपको MW, MX, MN इस तरह की चीजें दे दी जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ MW एयरक्राफ्ट। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी 5 to 10 टन की है ना। 5 to 10 टन इज अ सिग्निफिकेंट वेट। अगर हम एक इंसान की बात करें तो एक इंसान अगर हम एक क्विंटल का भी माने तो इट कैन अकोमोडेट अप टू 50 to 100 पीपल, है ना। तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट कैपेसिटी। तो 5 to 10 टन की ये कैपेसिटी है। और उसके बाद ये ओरिजिनली प्रोड्यूस किया गया था स्पेनिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एयरबस के द्वारा। जो ये स्पेनिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है उसने एयरबस का पार्ट बन गया और अब ये एयरबस के प्लांट स्पेन में बनता है। तो जब हमने स्पेन से पिछली बार डील करी थी तो वी टुक सम एयरक्राफ्ट इन फ्लाई अवे कंडीशन कि उसको पूरी तरह से स्पेन ने मैन्युफैक्चर करा था। तो डू वी हैव C295 एयरक्राफ्ट इन आवर आर्सेनल राइट नाउ? तो यस वी डू हैव इट। तो अभी भी हमारे पास ऑलरेडी हमारी एयरफोर्स C295 को यूज करती है, हमारे पास है। लेकिन अब कुछ ही समय में हम इंडियन मेड, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड C295 एयरक्राफ्ट भी बनाने वाले हैं। इसके बाद C295 के एडवांटेजेस क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले तो इसकी बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी होती है और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी होने के कारण ये बिल्कुल कम जगह से भी, है ना, टेक ऑफ कर सकता है रनवे से। एक एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए आपके पास रनवे होना चाहिए और एक अच्छा एयरक्राफ्ट वो होता है जिसको कम से कम रनवे की जरूरत हो, क्योंकि कम से कम रनवे होगा तो वो ज्यादा से अच्छी जगहों पे लैंड कर पाएगा और ज्यादा जगहों सर वो टेक ऑफ कर सकेगा। तो अभी हमने इसके डेमोन्स्ट्रेशन में देखा है कि ये सिर्फ महज 2200 फीट लंबी पट्टी से भी ये फ्लाई कर सकता है। नॉर्मली जो हम कमर्शियल एयरक्राफ्ट की फ्लाइट देखते हैं, आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो, एयरपोर्ट पे बैठते हो, तो उसमें जो एयर स्ट्रिप होती है इट्स मल्टीपल किलोमीटर लॉन्ग, वो कई किलोमीटर तक जमीन पे चलता है और उसके बाद कुछ किलोमीटर के बाद वो अपना सफर तय करने लगता है। तो इट्स वेरी वेरी इट्स सिग्निफिकेंटली लॉन्ग। क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली लॉन्ग होती है तो हमारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट के वर्क लाइक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बिकॉज हम हमारे ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं इनको काफी डिजास्टर प्रोन एरियाज में उड़ाते हैं, कई सारे वॉर प्रोन एरिया में उड़ाते हैं जहां पर हमारे लिए हमेशा एक प्रॉपर रनवे हो, एक स्मूथ रनवे हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो as a tactical transport aircraft, the C-295 can carry troops and logistical supply from main airfield to forward operating airfields of the country. A lot of time in war, we maintain something known as temporary airfield. तो मान लो ये हमारा इंडिया का बॉर्डर है और यहाँ पे वॉर हो गया। अब हमारी एयरफील्ड तो यहाँ पे थी,
लेकिन एयरफील्ड यहाँ पे होने के बावजूद हमने क्या करा, आगे वॉर क्योंकि यहाँ पर चल रहा है, तो वी हैव क्रिएटेड अ टेम्पररी एयरफील्ड विच विल बी नोन एज द ऑपरेटिंग एयरफील्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ऑपरेटिंग एयरफील्ड बोलेंगे। और अब ये जो ऑपरेटिंग एयरफील्ड होगी ना, मेन एयरफील्ड से ऑपरेटिंग एयरफील्ड पे सारे लोगों को लाने की जिम्मेदारी और सारे सामान को लाने की जिम्मेदारी किसको मिलेगी, तो इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ C295 एयरक्राफ्ट। साथ ही में ये क्या कर सकता है, इट कैन ऑपरेट फ्रॉम शॉर्ट एयर स्ट्रिप जस्ट 2200 फीट लॉन्ग एंड कैन फ्लाई लो लेवल ऑपरेशन फॉर टैक्टिकल मिशन फ्लाइंग एट अ लो स्पीड ऑफ 110 नॉट्स। तो ये सिर्फ 110 नॉट की स्पीड पर भी ये चल सकता है ना, तो इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड जरूरी नहीं है, एक कम स्पीड पे भी ये चल सकता है। अब कम स्पीड क्यों जरूरी होती है, देखो जब आप एक एयरक्राफ्ट को टेक्टिकल तरीके से यूज करते हो है ना, तब आपको बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं बतानी है अपने दुश्मन को। यू डू नॉट नीड टू tell your enemies their speed is extremely high. Why? Because other, if your speed is so high, you become also noticeable. So that's why you want to fly very slowly so that no one can catch you. Your heat signature is low, your radar signature is low, and radars are not able to catch you, or their likelihood of catching you reduces significantly. And therefore हम इसकी स्पीड, कम स्पीड पे भी ये उड़ सकता है ना। नहीं तो नॉर्मली किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए एक मिनिमम स्पीड चाहिए होती है, और वो मिनिमम स्पीड जनरली बहुत हाई होती है एयरक्राफ्ट की। इसकी मिनिमम स्पीड जो है वो बहुत कम है। द एयरक्राफ्ट कैन एडिशनली बी यूज फॉर कैजुअलिटी और मेडिकल इवैक्यूएशन ऑब्वियसली। जैसे समंदर में अगर कोई फंस गया है, कहीं पर साइक्लोन आ गया है, तो वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आगे आने वाले समय में हम कई सारी जगह स्पेशल मिशन में, डिजास्टर रिस्पॉन्स और मैरीटाइम पेट्रोल ड्यूटीज में यूज होता हुआ देखेंगे। तो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी, है ना। ऑलराइट, उसके बाद ओवर द लास्ट 2 decades इंडियन कंपनीज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हैव स्टडीली expanded their footprint in the global supply chains of major defense and aerospace manufacturer। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि भारत की कई सारी कंपनी, वो फिर चाहे प्राइवेट हो जैसे कि TSL, या फिर पब्लिक हो जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उन्होंने धीरे धीरे करके क्या करा है, अपनी फुटप्रिंट को एक्सपांड करा है और पूरे एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर सेक्टर में अपनी धूम मचा करके रख रहे हैं। हाउएवर आज हम पहली बार किसी एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से मैन्युफैक्चर करेंगे प्राइवेट सेक्टर में। अब तक हम क्या कर रहे थे, वी वर जस्ट अ सप्लायर ऑफ कंपोनेंट, सिस्टम एंड सबसिस्टम। तो किसी ने कंपोनेंट बनवा दिया तो हम कंपोनेंट बना लेते थे, कुछ सिस्टम बना लेते थे, सब सिस्टम बना लेते थे। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हमारी थी, और इसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा हमारा MSME से आ रहा था। दिस वाज द बिगेस्ट एडवांटेज। ओके, तो अभी देखे अगर अपन ग्लोबल ऑपरेशंस की बात करें, तो बोइंग जो कि एयरबस के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, या एयरबस के बराबर इसकी कॉम्पिटिशन चलती है, तो इसका जो इंडिया से सोर्स है वो $1 बिलियन का एनुअल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के मटेरियल को सोर्स करता है, जिसमें से 60% जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आता है ना। और अभी हमारे पास लगभग 300 से ज्यादा लोग हैं, 300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो MSME सेक्टर में एयरक्राफ्ट के लिए ये सब बनाते हैं। दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंटरप्राइज। ऐसा नहीं है कि रिलायंस, अडानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज बना रही है इसको। दीज आर स्मॉल कंपनीज, स्टार्टअप्स हैं, कई सारी स्टार्टअप इस क्षेत्र में आ गई है। इससे एक और एडवांटेज क्या होगा दोस्तों, हमें हमें ड्रोन में भी आगे मदद मिलेगी, क्योंकि ऑल ऑफ दिस सप्लायर पार्टनर इफ दे कैन मैन्युफैक्चर कंपोनेंट फॉर एयरक्राफ्ट, they may also get technological competence to manufacture the components of drone। और जब ये ड्रोन में हमारी मदद करेंगे, बिकॉज आपको पता होगा कि हमने इस बार के बजट में चाइना से किसी भी तरह के ड्रोन को इंपोर्ट करने के लिए, ड्रोन के कंपोनेंट को कर सकते हैं लेकिन किसी भी तरह के ड्रोन को इंपोर्ट करने पे रोक लगा दी है। और क्योंकि हमने ड्रोन को इंपोर्ट करने पे रोक लगा दी है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं कि हम भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चर करेंगे। एंड जब हम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेंगे तो कई सारे लोगों को काम मिलेगा, कई सारे नए रोजगार पैदा होंगे, कई सारी नई कंपनीज बनेगी, एंड इवेंचुअली दे आर आल्सो गोइंग टू हेल्प अस इन आवर ड्रोन एम्बिशन। हमारी ड्रोन के एम्बिशन को भी पूरा करने में मदद करेंगे। फिर टाटा इन अ जॉइंट वेंचर विद बोइंग मैन्युफैक्चरर्स एरो स्ट्रक्चर्स फॉर इट्स AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर इंक्लूडिंग फ्यूजेलेज। तो अभी टाटा क्या कर रहा था, ऐसा नहीं है कि हमने किसी नई कंपनी को इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है ना। वी हैव यूज्ड अ प्लेयर व्हिच हैज सेवरल एक्सपीरियंसेस। उसमें सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस उसका क्या है कि उसने पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर बनाए। तो पूरा इंटरनल है ना, ये ड्रोन शक्ति, ड्रोन ई शक्ति नहीं, ड्रोन शक्ति। तो पूरा का पूरा हमने क्या करा है, टाटा कंपनी हैज बीन एबल टू मेक द सुपर स्ट्रक्चर फॉर द एयरक्राफ्ट। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, जो बाहर की बॉडी होती है ना, वो हम मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, और भारत में कई सारे एयरक्राफ्ट को हमने असेंबल करने में मदद करी। उसके बाद हमने बोइंग के जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं उनका क्राउन एंड टेल कोन्स भी बनाए।
तो अगर आप क्राउन कोन्स देखोगे तो इस तरह का जो एयरक्राफ्ट का शुरुआत का पार्ट रहता है और जो ये लास्ट का पार्ट रहता है, इसको हम क्राउन और टेल कोन्स बोलते हैं। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है आज की क्लास से, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट। तो उसका एक क्राउन होता है जो शुरुआत का पार्ट होता है इस तरह से, और एक होता है टेल कोन। तो टेल कोन और क्राउन को भी हमने बोइंग का बनाया है। और साथ ही में लॉकहीड मार्टिन का टीएसएल से एक और जॉइंट वेंचर है जिससे हमने सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के क्रूशियल कंपोनेंट्स को बनाया है। तो टाटा ने कई सारे कंपोनेंट्स बनाए थे, और अब फाइनली कंपोनेंट्स बनाने के बाद अब वक्त आ गया है कि हम कंपोनेंट के बाद अब क्या बनाने वाले हैं। वी आर आल्सो गोइंग टू क्रिएट several new things, and that several new things include some really nice aircraft that are going to be manufactured in India। ठीक है, और इसका एक कारण क्या है कि देखो हमें बहुत ज्यादा मदद मिली है यूएस से। आज बोइंग और एयरबस, बिकॉज दे ऑपरेट लार्जली आउट ऑफ यूएस, यूएस ने हमारे ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा रखे थे, जिसके कारण 1998 से हमने देखा कि हमारी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री उतनी ज्यादा ग्रो नहीं हुई। लेकिन अब यूएस रेडिली एक्सपोर्ट्स अस अ लॉट ऑफ मटेरियल। जो हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, जो हम चीज़ों को सप्लाई करते हैं एयरक्राफ्ट के लिए, उसके लिए भी हमें कई सारा रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना। तो वी ऑल्सो क्रिएट कंपोनेंट्स, और उसके भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। आज हम वो बहुत सारी तरह से यूएस से खरीदते हैं ना, उसमें कई सारे मटेरियल होता है जो यूएस हमें पहले नहीं बेचता था, बट अब बिकॉज ऑफ न्यू एक्सपोर्ट रेगुलेशन, सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट रेगुलेशन, यूएस इज सेंडिंग इट टू अस और गिविंग इट टू अस। And as US and India put together pursue the Indo-Pacific strategy and enhancing technological progress। अब इसका एक और मतलब ये भी है कि क्या यूएस हम पर कोई एहसान कर रहा है? तो यूएस कोई एहसान नहीं कर रहा है, ना मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कभी कोई एहसान मत करना। ये यूएस के फायदे में भी होता है। क्यों? क्योंकि यूएस को भी क्या करना है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पे काम करना है। और क्योंकि वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहता है, तो चाइना के सामने क्रेडिबल थ्रेट खड़ी हो, उसके लिए उसका इंडिया पे बहुत ज्यादा अभी निर्भर यूएस है। साथ ही में इंडिया की भी एक बहुत बड़ी फुटप्रिंट है सिविल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस के मुकाबले। ठीक है, और हम क्या है कि देखो डिफेंस का मेजर मार्केट है, लेकिन हम एविएशन का भी मेजर मार्केट है। आज हमारी इतनी सारी एयरक्राफ्ट कंपनीज है, वो भी तो अपने बाहर से एयरक्राफ्ट खरीदती है। तो अगर हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करने लग जाएंगे ना एयरक्राफ्ट, तो हमारी इंडियन कंपनीज उसको खरीद लेगी। ठीक है, और एयरबस तो यहाँ तक कहता है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो पार्टली डिजाइन इन मेड इन इंडिया है। तो हमारा एयरक्राफ्ट सेक्टर वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर है। और एयर ट्रैफिक के हिसाब से देखा जाए तो हम टॉप 3 कंट्रीज में पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। तो यूएस चाइना के बाद इंडिया का नाम होगा। और एक और सेंटर हमारा ग्रो कर रहा है जो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जो गुजरात में भी होगा, विच इज नोन एज एमआरओ। एमआरओ क्या होता है इसको समझना होगा। देखो पहले क्या होता था, पहले जब भी हम किसी से टेक्नोलॉजी खरीदते थे या कोई डिफेंस का कोई इक्विपमेंट खरीदते थे, तो हमने कई बार ये देखा है दैट दिस गाय यूज्ड टू पुट अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। और उनमें से एक रेस्ट्रिक्शन ये होती थी कि जब भी आपका एयरक्राफ्ट खराब होगा, जब भी आपकी वॉरशिप खराब होगी, तो उसको आपको हमारे देश लेकर के आना होगा। और हमारे देश आप लेकर के आओगे तो हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियंस उस पर काम करेंगे। इससे हमारा ऑफिशियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाता था। क्यों बढ़ जाता था? क्योंकि आप एयरक्राफ्ट चला रहे हो, तो एयरक्राफ्ट आप चलाने के बाद किसी ना किसी दिन तो उसको रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत होगी। तो रिपेयर और मेंटेनेंस की जब जरूरत होती थी, तो हमको उसको किसी और देश ले जाना पड़ता था, या फिर अगर वो उस हालत में नहीं है कि वो सामने वाले देश में जा सकता है, तो वहां से हमको इंजीनियर्स को स्पॉन्सर करना होता था। वो लोग आते थे और वो भारत में उसको सही करके जाते थे। This obviously dented a lot of our finances. Now, whatever deals that we enter into, हम ये इंश्योर करते हैं that the MRO facility, maintenance, repair and overhaul facility will remain in India। तो और अब क्योंकि ये मैन्युफैक्चर इन इंडिया में हो रहा है, तो डेफिनेटली हम इसको एमआरओ तो कर ही सकते हैं। जिस चीज़ को हमको मैन्युफैक्चर करना आ गया, उसको सुधारना भी आता ही है हमको। तो आगे चल करके एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि अ लॉट ऑफ नेबरिंग कंट्री जो C295 खरीदेगी ना, वो स्पेन जाने की बजाय, ये यूएसए जाने की बजाय, हो सकता है दे कैन स्टार्ट चूजिंग इंडिया एज देयर डेस्टिनेशन। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कल से श्रीलंका खरीद लेती है एक एयरक्राफ्ट, है ना। अब श्रीलंका के पास इतना पैसा थोड़ी है, या वो स्पेन क्यों जाएंगे व्हेन दे कैन गेट देयर एयरक्राफ्ट रिपेयर्ड इन इंडिया। जब वो इंडिया में अपना एयरक्राफ्ट रिपेयर करवा सकते हैं, तो वो स्पेन नहीं जाएंगे। तो एक और एमर्जिंग मार्केट हमको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें आज की इस क्लास का सिग्निफिकेंस था, और इस पूरे एयरक्राफ्ट का सिग्निफिकेंस था। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? क्या समझ में आ गया आप लोगों को ये अच्छे से ये टॉपिक?
Yes. All right. Maintenance, repair and overhaul. Alright guys, तो let me tell you a few things about Unacademy. एक तो सबसे पहले you can also join your dream college by calling on this number, या अगर आप Unacademy का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप दिव्य कुमार गर्ग कोड का यूज कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ। साथ ही में अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो आप दिव्य कुमार गर्ग सर्च कर सकते हो ऑन टेलीग्राम एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन इट। ठीक है। यस। अभी जिस दे दो मेन फैक्ट्स का प्ले भैया इंस्टा पे लाइव आऊंगा ना। यूएस के अलावा स्पेन भी हेल्प कर रहा है क्या? यूएस के अलावा स्पेन भी हेल्प कर रहा है क्या? हेल्प क्या करना है इसमें हमको, है ना? स्पेन ने हमारे साथ डील करी है, वी हैव डेल्ट विद स्पेन, दैट्स ऑल। ओके। साथ ही में गाइस वी आर आल्सो गोइंग टू कंडक्ट अ न्यू नवंबर 13 इज गोइंग टू बी योर सुपर मॉक डे, जिसमें आपका एक आईलेट का मॉक होगा फॉर फ्रॉम 11 AM टू 1 PM एंड देन यू विल हैव अ क्लैट मॉक फ्रॉम 2 PM टू 4 PM। तो ये भी होने वाला है ना? ओके। उसके बाद अन अकेडमी लीगल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल है, उसका आप सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लैट का आइकॉनिक प्रोग्राम है जो कि हमारे प्लस से काफ़ी डिफरेंट है, उसको भी देख सकते हो। अभी 2 महीने का सब्सक्रिप्शन इज कॉस्टिंग यू 10,500, जो कि इफ यू यूज द कोड दिव्य कुमार गर्ग विल ओनली कॉस्ट यू अराउंड 8.5K। तो 8.5K में यू कैन ज्वाइन अ लॉट ऑफ क्रैश कोर्सेज, जैसे कि एक रैंक बूस्टर कोर्स है क्लैट एंड आईलेट 22 का। ये नवंबर 3 से शुरू हो गया है और इसमें मैं आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग लेकर के आ रहा हूँ। Radhi में only practice batch है, which is an intensive practice batch for CLAT 2023 aspirant. It has also started from November 3rd. Alright guys, so इसी के साथ with this we come to the end of the class. Let's CLAT it. Unacademy, let's crack it. Okay. वीणा थोड़ी सी हेल्प कर दो, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। स्कूल वालों ने दिसंबर में बोर्ड्स, देखो वीणा एक चीज समझना कि जो स्कूल वालों ने बोर्ड्स अनाउंस करी है, इट्स नॉट द ऑफिशियल बोर्ड है। स्कूल बोर्ड्स अनाउंस नहीं करता है, इट इज द जॉब ऑफ द सीबीएसई टू डू सो। तो सीबीएसई बोर्ड अनाउंस करेगा, स्कूल थोड़ी ना कर सकता है। अब अगर स्कूल वालों ने कर दी है तो ये प्री बोर्ड है मोस्टली, और प्री बोर्ड का उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी दिसंबर में क्लैट भी है, तो हम पूरी तरह से क्लैट पे फोकस करेंगे। यू कैन ऑल्सो स्पीक टू योर पेरेंट्स एंड स्पीक टू योर स्कूल, है ना? आप अपने स्कूल और पेरेंट्स दोनों से बात कर सकते हो और उनसे ये बात कर लो कि यार आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है विच इज एज इम्पोर्टेंट और इफ नॉट मोर आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैट से, और इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि आप दिसंबर में एग्जाम लिखना चाहते हो तो वो आपको हो सकता है एग्जाम भी कर दे, है ना? अनीश आप एक काम करो, इस टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ। यहाँ पर आपको एक सिलेबस शीट मिलेगी, उसमें मैंने सारे क्वांट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मेंशन कर रखा है ना? तो उसकी पिन पोस्ट आप देखोगे तो वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सीआर एंड लीगल हाउ टू इम्प्रूव बाय डूइंग अ लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट। तो हमको खूब सारे सेक्शनल टेस्ट करने होंगे इफ वी आर प्लानिंग टू इम्प्रूव आर सीआर सेक्शन एज वेल एज द लीगल सेक्शन। पल्लवी। मेरा सेटअप भी दिखाना है लाइव पे, ओके। बट भैया घर वालों ने बोला दैट साथ में प्रिपेयर कर लो, अगर नहीं कर सकते तो क्लैट को एज अ करियर ऑप्शन क्यों चूज़ किया? 12th तो इम्पोर्टेंट है। मीना आप अपने घर वालों को समझा सकते हो कि क्लैट विल डिटरमाइन द कॉलेज दैट यू गो टू, वेयर एज 12th बोर्ड परसेंटेजेस विल नॉट मैटर अ लॉट,
है ना। इनफैक्ट जो पहले 12th बोर्ड के परसेंटेजेस का मैटर होता था थोड़ा सा, वो अब सी यू ई टी के आने से बदल चुका है। तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता अब 12th के परसेंटेज का। तो उनको ये बताओ कि क्लैट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लैट से ये तय होगा कि आपको या तो अगले साल ड्रॉप लेना पड़ेगा या आप कौन से कॉलेज में जाओगे। तो रैंडम आप लीगल के सेक्शन में किसी के साथ बैठ करके ट्राई करो, साथ में आप अपनी गलतियों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिशन पीडीएफ से कर सकते हो। तो आप ये अगर टेलीग्राम चैनल पर आओगे ना प्रकुल, तो आपको वहाँ पर एक मिशन पीडीएफ मिलेगी। और हमारी मिशन पीडीएफ में लगभग हर महीने की पीडीएफ में अगर हम 50 टॉपिक भी ऑन एन एवरेज देखें तो 250 क्वेश्चन होते हैं। एंड वी हैव बीन पब्लिशिंग इट एवरी मंथ। मिशन 35 प्लस सिर्फ सीए के लिए है, इट्स नॉट फॉर क्लैट पल्लवी, पूरी क्लैट के लिए थोड़ी है। ऑलराइट गाइस, एंड प्लीज डू लाइक दिस सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो। पल्लवी में किसी और कोचिंग पे कैसे बताऊं। अंश अनीश, इसके लिए मैं एक अलग से स्ट्रेटेजी क्लास लूंगा बहुत जल्द। ओके प्रफुल्ल। और अनीश, मैंने कल भी इसी यूट्यूब चैनल पर आप देखो, कल मैंने एक क्लास ली है स्ट्रेटेजी क्लास, जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से आप अपने आखिरी महीने में अपने मॉक स्कोर्स को बढ़ा सकते हो। तो कैन यू प्लीज सी दैट क्लास। या रैंडम, ये तो सेल्फ डिसिप्लिन है ना। सेल्फ डिसिप्लिन हमारा कोई और कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हम खुद से नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा सेल्फ डिसिप्लिन को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो वी विल हैव टू use our own willpower for our own self discipline. And guys, you can search Divya Kumar Garg on Telegram, where we will be sharing the PDF of this lecture. Okay, have a great day, guys, and we'll meet again.